मणिदार चारों का ब्रेक माशमार वशत करने चुका पुत्रान कर गए 4 अगस्त अवाला चूँकि पाकिस्तान यू में आज़ादी रोचे बोले अब था तो अब साल पद पाकिस्तान के कुजा उठता थे अवाला का पुत्रान बढ़ जाए मैं गुना सीनियर तजिया कार सीनियर साहब डार साहब नादारी कर गए अयोम केशन का पुत्रान कर सलामकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब, आज चूँकि पाकिस्तान अपना 77वीं यू में आज़ादी मना रहा है या सालगिरह मना रहा है, तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि आज 70 साल बाद जो है पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और जो चैलेंजेस हैं जिनको इस कौम को सामना है, इसकी वजूहत क्या हैं? देखिए, इन 70-76 सालों के अंदर जो हमें जो चैलेंजेस हैं वो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। और आज हमें बहुत आगे होना चाहिए था। हमें तरक्की की बहुत सारी मनाजिल तय कर लेनी चाहिए थी, बल्कि आज हमें तरक्की पजीर के बजाय तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था, या उन ममालिक की सफ में खड़े होना चाहिए था। हमारे हमसाय ममालिक जो हमारे से बाद आज़ाद हुए, ये हमारे साथ आज़ाद हुए, आज उनकी मईशत, उनके मामलात बहुत अच्छे हैं और हम बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरे हुए हैं। और ये मसाइल किसी के बाहर से आके बनाए हुए नहीं हैं, ये हमारे अपने पैदा करदा मसाइल हैं। ज़रूरत तो अब तो होना तो ये चाहिए था। देखें, पाकिस्तान दुनिया के उन 5 बड़े ममालिक में शुमार होता है जो जिनके पास कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने उनको माला माल किया हुआ है, टॉप 5 कंट्रीज में। लेकिन आज हम IMF और वर्ल्ड बैंक और पता नहीं किस किस से कर्जा मांग के अपना घर चला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन तो किसी सूरत नहीं होनी चाहिए थी, और इस सूरत हाल को हम किसी सूरत भी कोई हौसला अफजा या बहुत अच्छी कारकर्दगी या अच्छी सूरत हाल करार नहीं दे सकते हैं। क्योंकि हमें तो दूसरों को कर्ज देना चाहिए था, हम इस पोजीशन में होना चाहिए था। लेकिन आज हम कर्ज ना मिले तो हम मुल्क नहीं चला सकते। हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि अगर IMF का ये पैकेज ना होता या हमें ये IMF से कर्ज ना मिलता, ये किस्त ना मिलती, तो हम डिफॉल्ट हो जाते। तो यकीनन ये सूरत हाल कोई हौसला अफजा बात नहीं है, और ये बहुत हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन आज भी अगर हम अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ले आए और आज हम सर जोड़ के बैठ जाएं, और 76 सालों में जो हमने गलतियां की हैं और जिनके नताइज आज हमारे सामने हैं। बलूचिस्तान में लोग आज हकूक मांग रहे हैं, KP में आज लोग हकूक मांग रहे हैं, सिंध के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, पंजाब के अंदर भी कुछ सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, साजगार नहीं हैं। आज अवाम जो मुल्क पानी की दौलत से भी माला माल हो, जहाँ दुनिया के ग्लेशियर्स के बड़े ज़खायर हों, जहाँ हर वक्त दरिया बहते हों, नदी नाले बहते हों, और उस मुल्क के अंदर बिजली की लोड शेडिंग हो, ये क्या अजीब सी बात है। ये क्या एक मजाक सा लगता है कि हमारे यहाँ सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ हमें करप्शन ने हमें इस कदर बर्बाद किया है कि हम हर किसी भी शोबे को हाथ लगाएं तो नीचे से करप्शन की दास्तानें निकलती हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस ओपन खुलेआम होने वाली करप्शन के जिम्मेदारों को कभी सजा भी नहीं हुई। आज तक हमने नहीं देखा कि इस मुल्क के अंदर करप्शन करने वाले किसी बड़े किरदारों को सजा हुई हो। हाँ, सियासी रहनुमाओं को सजाएं होती हैं, वो जेल में जाते हैं, फिर कुछ अर्से के बाद निकल भी आते हैं, या उन्हें जिला वतन किया जाता है, फिर आने भी दे दिया जाता है। ये चीज़ें तो चलती हैं। लेकिन जो असल मैं समझता हूँ करप्ट अनासिर हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें बिजनेसमैन कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, और उनका एहतसाब ही नहीं हो सकता। हमारे यानी कि जो एहतसाब करने वाला इदारा नैब है, वो ब्यूरोक्रेसी का एहतसाब ही नहीं कर सकता, और जो बिजनेसमैन है इनका भी एहतसाब वो नहीं कर सकता। तो फिर एहतसाब किसका करना है आपने? एहतसाब आज जाके सियासतदानों का होता है, या छोटे मुलाजमीन का, या छोटे लोगों का होता है? कानून तो वो होता है जो सबके लिए यकसा हो और उसका इतलाक सबके ऊपर बराबर हो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बड़े के लिए और कानून है, छोटे के लिए कुछ और कानून है। और यहाँ अब इस कदर हालात सख्त कर दिए गए हैं कि कोई अगर अपने हकूक की बात करता है तो उसे गद्दार करार दे दिया जाता है। गद्दार गद्दार गद्दार, गैर मुस्लिम, फलां का एजेंट, ये हमारा एक फैशन बन गया हुआ है। हम अपना घर ठीक करने के बजाय अपने मसाइल की जो लोग निशानदेही करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के बजाय हम उनको गद्दार क्या देते हैं। हम उनके ऊपर
एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल से कभी भी कोई माशरा ठीक नहीं होता। जिस माशरे में आज मुकालमे की इजाज़त ना हो, तो वहाँ बेहतरी कैसे आ सकती है? दुनिया भर का एक मुसलमा असूल है कि मुकालमा ही ज़हनों को खोलता है और मसाइल का हल करता है। हमारे यहाँ मुकालमे को बंद कर दिया गया है। तो आज इसीलिए हमारी सूरत हाल ये है कि आज हमने ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीता, बड़ी फ़ख्र की बात है और अरशद नदीम हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। लेकिन 24 करोड़ के मुल्क में हमने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता, और वो भी 35-40 साल के बाद। तो ये हमारी हालत है। हम किसी भी शोबे को उठा के देख लें। अब आज आप बाहर खड़े एक रेडी वाले से, एक सब्जी बेचने वाले से या एक बड़े आदमी से सिर्फ आप ये पूछें कि क्या आप इस मुल्क के निज़ाम तालीम से मुतमईन हैं? क्या आप इस मुल्क के सेहत के निज़ाम से, इंसाफ के निज़ाम से, आप खेलों के निज़ाम से, इस मुल्क की पार्लियामेंट से, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी से, इस मुल्क के किसी भी शोबे के बारे में आप पूछें कि आप मुतमईन हैं, तो जवाब मिलेगा नहीं। तो ये साफ वाज़ह है कि 76 सालों में हमने अपना निज़ाम खुद ही तबाह कर दिया है। जब निज़ाम तबाह होते हैं तो मुल्क डिफॉल्ट के बहाने पे ही आके खड़े होते हैं। वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनते। वो ना तो एशिया का टाइगर बन सकता है, ना ही वो कोई तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। तो हमारी हालत आज इसी वजह से ये हुई है कि हमने मुकालमे को इजाज़त नहीं दी, हमने हकूक मांगने वालों को गद्दार कहा, हमने लूट मार करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उनके लिए ऐसे ऐसे कवानीन बनाए कि जो रंगे हाथों करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर उनके लिए कैसा कानून बनाया रखा हमने कि प्ली बारगेन, यानी एक शख्स अरबों रुपए की करप्शन में रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उसे प्ली बारगेन के जरिए आप आज़ादी दे देते हैं और फिर वो इलेक्शन भी लड़ता रहा या सरकारी पदों पर बहाल भी रहता रहा। तो ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ ऐसा नहीं होता। इन्हीं कवानीन, इसी निज़ाम की तबाही की वजह से और इसी बड़े के लिए और कानून, छोटे के लिए और कानून की वजह से आज हम दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट वाले, या जो बहुत जिन है पासपोर्ट्स की हैसियत नहीं रही, उन ममालिक में हम आखिरी 5 में छठे नंबर पे हैं। हमारी ये पोजीशन हो चुकी है। आज कई गैर मुल्की एम्बेसीज ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा अपॉइंटमेंट बंद कर दी हुई है। आज हमारी ये सूरत हाल है। तो ये 76वां यौम आज़ादी हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अब होश के नाखुन लेने वाला है। हमें फिल फोर अपने इन मसाइल को देखना होगा और हमें तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम लीडर्स को अपने अपने नजरिए, अपने अपने बयानियों को पीछे रख के एक टेबल पे बैठना होगा। और ना सिर्फ उनको, बल्कि इस मुल्क के तमाम इदारों को, इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को जो आज हुकूक मांग रहे हैं, उन सबको एक टेबल पे बैठना होगा और बैठ के हमें अपनी 76 साल गलतियों को मानना होगा, खुले दिल से हर किसी को तस्लीम करना होगा जिसने गलती की है। और हमें फिर उन 76 साल गलतियों का अजाला करने के लिए आज एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। मैं आज आपको दावे से कह रहा हूँ कि जितने भी हालात खराब हैं, मैं आपको एक उम्मीद की बात बता रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम दुनिया के उन 5 टॉप ममालिक में आते हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं। हमारे पास क्या कुछ नहीं है, सिर्फ हमें अगर 10 साल के लिए एक सियासी इस्तेकाम मिल जाए, अमन मिल जाए और तमाम लोगों को हकूक मिल जाए और कानून का यकसा इतलाक सब पे हो और इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे निज़ाम अदल को इंसाफ करना होगा, इस मुल्क में अपने आप ही हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आज हम देखते हैं हर शोबा दूसरे शोबे से दस्तों गिरबां है। आज हम देखते हैं हर शोबा दूसरे शोबे को अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहता है, ख्वाहिश रख के बैठा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो ये हम जिस स्टेज पे आज आके खड़े हो गए हैं, तो हमें सोचना होगा, हमारे पास कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम कोई बहुत अब सोचते रहें कि मजीद हमें कुछ 76 साल मिल जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। हमें लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देख रहे हैं तो आज 70 साल भी पाकिस्तान जिस नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, अदम इस्तेकाम का शिकार है, तो मुआशी मामलात भी जैसे कि आपने खुद बात की, जो इस वक्त हमारी जो है नजरें IMF पे, जो दूसरे इदारों पे लगी हुई, तो मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कुछ उम्मीदें हैं? ये मुल्क जो है दोबारा एक अच्छे ट्रैक पे आ सकता है? और जो मसाइल का आपने जिक्र किया, इससे आने वाले वक्तों में निकलने की कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें बिल्कुल मौजूद हैं। बहुत सारे वसाइल हमारे पास अपने घर के अंदर मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें सियासी इस्तेकाम मिल जाए।
और अमन मिल जाए, लोगों को हकूक मिल जाए। जिन रास्तों में हकूक नहीं मिलते वहाँ हर वक्त फिर घेराव, जलाओ, धरना और नारेबाजी और हमें हद तहरीक नजर आती है। तो उन इन हालात में कभी भी कोई बाहर से आके इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अपने मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, वो भी अपने आप को एक साइड पे कर लेते हैं। वो भी इस बात से परेशान होते हैं कि अगर ऐसे माशरे में जहाँ हर वक्त एहतजाज 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 हो रहा है, वहाँ आके हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ कैसे होगी। तो बाहर से तो कोई इन्वेस्ट करना दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर से लोग अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो भी बाहर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी एक स्पेल आया जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, यहाँ बिजली का बहरान था और सियासी लड़ाइयाँ अरूज पे थी, तो यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री सारी की सारी यहाँ से मूव करके चली गई बांग्लादेश के अंदर। इसी तरह और बहुत से कारखाने बंद हुए। आज बिजली का शदीद बहरान है। आज इतनी किस्म जरीफी है कि आज आप देखें कि जो हम इस वक्त IPPs को सालाना 4,000 अरब रुपए 4,000 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे रहे हैं। आज यहाँ बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कम पैसों पे बन सकते हैं और बड़े देर पा हैं। मसलन बूंदी हाइड्रोल प्रोजेक्ट जो था, पावर प्रोजेक्ट, जिसकी टोटल जो फिजिबिलिटी थी वो 1500 अरब रुपया थी और उससे इस प्रोजेक्ट में बनना था और उस प्रोजेक्ट के जरिए हमें 7100 मेगावाट बिजली मिल रही थी। लेकिन सन 2002 में इसकी पूरी फिजिबिलिटी बनी और आज तक वो फाइलों में सब खाने में गुम हो गया। हमने वो तो नहीं बनाया 1500 अरब रुपए का जो हमें 7100 मेगावाट बिजली सस्ती तरीन पानी के जरिए बिजली देता, लेकिन हमने IPPs को सालाना 2 से 4,000 अरब रुपया दिया कैपेसिटी चार्जेस की मद। कितना जुल्म है कि अगर आप आज IPPs की इस सिस्टम को देखें जिसमें जो एक शर्त रखी गई थी पॉलिसी की कि एक तो जो प्लांट लगाया जाएगा वो बिल्कुल 0 मीटर होगा, दूसरा वो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी ताकि वो कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बिल्ड करें। यहाँ उस पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं और यहाँ पुराने प्लांट ला के उनको रंग रोगन करके लगाया गया और न्यू टेक्नोलॉजी तो सूरत में कभी भी नहीं आ सकती थी, वो भी नहीं आई। और ऊपर से जो गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदे किए थे कि आप कम से कम जो बिजली हमें बताएंगे, आप 80% आपका प्लांट उस बिजली को बनाने की अहलियत कम से कम रखता हो। यहाँ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, मेरे जो हाई लेवल के जराए हैं वाटर एंड पावर के, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो 80% बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत तो दूर की बात, जो सिर्फ 8% बिजली प्रोड्यूस करते हैं। उनके अंदर 8% बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत है, लेकिन उन्हें कैपेसिटी चार्जेस 100% के दिए जा रहे हैं। तो हमने तो खुद लूटा है। तो इन लूटने वालों का फराजिक किसी ने नहीं किया ऑडिट। मसलान के तौर पे अगर बेनजीर भुट्टो के दौर में इस पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई गई और इस तरह से पूरी कैपेसिटी चार्जेस भी दिए गए और मिलजुल के सबने लूटा, तो आगे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही कर लेते। अच्छा, उन्होंने नहीं पकड़ा तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इस मुल्क में 8 साल जाबिर बन के, एक आमिर बन के बैठे रहे, वो पकड़ लेते, उन्होंने भी नहीं पकड़ा। फिर आगे फिर नवाज शरीफ साहब का दौर आया, उन्होंने भी नहीं पकड़ा। फिर इमरान खान साहब का दौर आया तो उन्होंने भी नहीं पकड़ा किसी को, तो वो भी पकड़ लेते, किसी को ऑडिट करा लेते। और तो सितमगिरी से देखें, इमरान खान साहब ने खुद अपना जो एनर्जी सेक्टर का मशीर लगाया, उसकी खुद 4 IPPs कंपनियां थी। और फिर इमरान खान साहब ने जिन IPPs के जरिए हमारी जान छूट रही थी, जिनकी मुआहदों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी, वो मुद्दत उनको घर भेज सकते थे, लेकिन उनको ये कह के दोबारा रिन्यू कर दिया कि जी हमने उनके जो बिजली की रेट है वो कम करवा लिया। और रेट का तो इशू नहीं, मेन मसला तो कैपेसिटी चार्जेस का था और उनका ऑडिट होना चाहिए था कि क्या ये पूरी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर आप देखें कि हमारी जो बिजली हमने जो इन कंपनियों से हम बिजली लेते हैं, वो हमने जो 40,000 मेगावाट से ऊपर के मुआवजे किए हुए और 40,000 मेगावाट की हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिजली की लोड शेडिंग फिर भी है। क्यों है? क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस इतना बोझ नहीं उठा सकती, पुरानी है, और हमारे ग्रिड स्टेशन इतना बोझ नहीं उठा सकते। तो जब ये सब हम नहीं कर सकते थे, जब हमारी कैपेसिटी हमारे सिस्टम की नहीं थी, तो क्यों आपने 41,000 मेगावाट के मुआवजे किए? वो बिजली किस लिए आपने पैदा की थी? वो किसको जा रही है? वो उसके पैसे जो जा रहे हैं वो किसके खाते में जा रहे हैं? कौन उसमें से किकबैक ले रहा है? तो ये तो सीधा सीधा इस मुल्क को इसकी मिसाल हुई है कि कश्ती के अंदर मलाह खुद ही उसके नीचे सुराख कर रहा है ताकि पानी भरे और हम डूब जाए।
तो हमें तो डुबोया जा रहा है। हमारे इदारों ने भी इस पर कोई चीज नहीं रखी, कोई तवज्जो नहीं दी। बार बार ये मुतालबा होता है अदलिया से भी, निज़ाम अदल से भी, कि आप इस मामले पे कुछ सो मोटो लेके फ्रांसिक ऑडिट का ऑर्डर दे दें। वहां से भी कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती। यहाँ सब एक दूसरे को चोर 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 कहते हैं, लेकिन किसी दूसरे की चोरी इस डॉक्टर साहब खास सवाल ये है, सेक्टर जैसे में कि नहीं आप पकड़ी बात जाती। कर रहे हैं, तो इस्लाहात जो हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे हुक्मरान हैं उसमें इस्लाहात में जो है दिलचस्पी क्यों नहीं है? ये दिलचस्पी उन्होंने दिखाई क्यों नहीं है माजी में? क्योंकि जो इस्लाहात हैं उससे मुल्क तरक्की कर सकता है, चीज़ें बेहतर होती हैं, तो क्या उनके अपनी सियासी माशी मफादात को नुकसान पहुँचता है, इसलिए इस्लाहात की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इस्लाहात दिखाई नहीं देती? देखिए जी, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि यहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग को चोर कहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी को चोर कहती थी, इमरान खान साहब इन दोनों को चोर कहते रहे और वो दोनों मिलकर इमरान खान को चोर कहते रहे। लेकिन किसी किसी ने दूसरे चोर की इस तरह के मामला की ना फोरेंसिक ऑडिट की, ना उनकी चोरियों को पकड़ के सामने लाए। हाँ, ऐसे केसेस में उन्होंने हाथ डाला जहां उनके अपने मफादात नहीं थे, जहां से उन्हें अपनी कमीशन मिल रही थी। तो अब ये सूरत अब पूरे सिस्टम को हमारे खा गई है। बदकिस्मती ये, अब एक दूसरे को चोर कहते हैं लेकिन चोर हैं हम। अगर अपनी कौम का कौम हम जायजा लें तो हम में से कौन है जो बिजली चोर नहीं है, जो पानी चोर नहीं है, जो टैक्स चोर नहीं है, जिसको मौका मिले और वो छोड़ दे? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देते। शायद 1-2% लोग ऐसे हों जो ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं है। जब हम सारे चोर हैं तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में हमें जो आज जिन चीजों का सामना है वो फिर हमें करना ही पड़ना था। तो सिंपल सी बात है कि इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा। अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो हमें देख सुन के चलना होगा। देखिए, अब सी पैक को ले लें, पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इस सी पैक में हमें अगले 1000 साल तक के लिए हमें पैसा देना है, हमें बिजनेस देना है, हमें हमारे लोगों को रोजगार देना है। तो हमने उस प्रोजेक्ट को करते हुए डंडियां मारी कि हमने जो गवादर के नाम पे सी पैक लिया, तो बलूचिस्तान में हमने क्या डेवलपमेंट की है सी पैक प्रोजेक्ट से? आज गवादर के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज वहाँ लोग सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के मुतालबा कर रहे हैं। तो कौन से ये नाजायज मुतालबात हैं? ये मामला तो वहाँ की सूबाई हुकूमत ये बाकी हुकूमतें हल कर सकती थी, क्यों नहीं किए? अगर सी पैक के जो पैसे आए, जो प्रोजेक्ट पे चीजें आई, उसका फोकस 3 सूबों में रहा कि 3 सूबों के रोड नेटवर्क बना दिए गए, पुराने नेट रोड्स को सेट कर दिया गया, बड़े बड़ी और तामीरात हुई, बिजली के मंसूबे लग गए। तो बलूचिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी कर दी जाती तो क्या हर्ज था? करना चाहिए था। हमने असल में हर किसी ने अपने मुफाद को तरजीह दी, हर किसी ने अपनी सियासत को तरजीह दी ताकि वो सूबे में कर सके कि देखे कि मैंने 5 सालों में इस सूबे के अंदर इतनी डेवलपमेंट कर दी है। लेकिन जहां आग लगी हुई है उस सूबे की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, उस आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो एहतजाज कर रहे हैं बलूचिस्तान में या केपी में या सिंध में या पंजाब में, जहाँ थी, उन तमाम को टेबल पे बिठाना और तमाम सियासतदानों को अपनी नूरा कुश्ती बंद करनी होगी। ये सिर्फ इस बात नूरा कुश्ती की जिद लगी हुई है इनके दरमियान कि मैं ही यहाँ ताज पहन के बैठूंगा, अगर कोई और बैठेगा तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन को भी करप्शन ज़्यादा करा दूंगा। फिर ये बार बार नारा सुनने को मिलता है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, अब दोबारा इलेक्शन करा दिए जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। 76 साल मैं तवील अरसे मैं तो नहीं देख रहा हूँ, 76 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है, नए इलेक्शन करवा दें सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्यों नहीं हर दफा फिर इलेक्शन के बाद मसाइल हल हो? क्योंकि यहाँ नूरा कुश्ती है, यहाँ सियासतदानों ने भी बड़ा गंदा रोल प्ले किया है, माजरत के साथ अल्फाज इस्तेमाल करने पर मजबूर। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा गंदा रोल प्ले किया है। हर किसी ने एस्टेब्लिशमेंट ने, यहाँ के निजाम अदल ने, हर किसी ने यहाँ बड़ा गंदा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से आज इस मुल्क का है। और ये नूरा कुश्तियां करने वाले और नूरा कुश्तियां करने वाले अब समझ जाए क्या का वक्त है। अब हम बहुत मुश्किल सूरत से दो चार हैं। पब्लिक के पास अब जाके देखें, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। लोगों के घरों में आज ये सूरत हाल है कि वो इस गर्मी के अंदर एक पंखा भी लगाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लोग आज इस बुरे हालात में हैं कि उनके घर में खाने के लिए दाल
तक मौजूद नहीं है, वो भी लोग पता नहीं किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो खुदा ना खास इस मुल्क के अंदर कोई खाना जंगी चढ़ गई या कोई बदमनी पैदा हो गई, जितना लीबिया में पैदा हुई थी, जितना इराक के अंदर सूरत पैदा हुई है, जितना और के अंदर हुई, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त हमें होश के नाखून लेने चाहिए और बैठ के इनको हल करना चाहिए, और तमाम इदारों को, तमाम सिस्टम के जितने भी इदारे हैं, उनको अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। कम से कम हमने अगर जिंदगियां अपनी गुजारनी है तो अपनी नस्लों के लिए खुदा का वास्ता इस मुल्क को बचा दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब सीनियर साहब तजिया कर मनादार चारों चुके पाकिस्तान हफ्ता दो तुम आज हुए रूचे दरगता मरूची मराक्षमा गपत्रान को अमा अहम चैलेंजेस के हस्ता पाकिस्तान आनी दीपानी या वस्तंग हफ्ता दो अब साला पाकिस्तान के हस्ते आइया अमा शोभा दीमरवी बोकोते तो आहुदा आ चोड़े दीमरवी नकोता तो ये वद्दा ताकतवर अशराफिया वद्दे गब भी मुल्क के जेड़ानी गिशुगी वार कनगे सरा या बालादस्ती बर्जा दारगे आतराम मगंदे के चौड़े गाम की जरूरत नहीं, बल्कि बुनियादी मसला हमेशा के आवती मराहत के हस्ता आनी तहफ़ुज़ दिएगा तरजीह दिए गए चर्शिया आसरा मगंदे गाएँ के हुक्मरानी के नगे चैलेंजेस के हस्ता आबाज गेश बुतगा मुल्क मुस्तकिल के हस्ते मुस्तकिल तौरा अदम इस्तेकाम और अदम तहफ़ुज़ शिकार। तो अमा बालादस्त तबका के मुल्क के तो का इसलाहत आर के वास्ता इकदाम बेका गामगेज बजूरी बल्कि आवती ज़ाती मफादात अंगेज तरजीह दा तो पमेश का मगंदे के मुल्क के न सिर्फ तरक्की सकबाज मुतासरी बल्कि दोमिनी मगंदे मुल्क मुआशी हवाला बाज़ जंजालानी आमाचें गवर्नेंस से मसला भी या दोमिनी का सिक्योरिटी चैलेंजेस बेवा दहशत गर्दी मसला मौजूद भी तो ये दुरुस्ती मसला के असने पाकिस्तान मौजूद अमुक शोभा पाकिस्तान पुश्ता रवानी या अमा वाप के पाकिस्तान है अमा अब्बानिया दिस्ता आनिसरा मगंदे के चोड़े अमल दरामद बोगाने को मैं ना का मराक्षा तो पास अल्लाह से बतन अल्ताह बलोच रज़ा भी अल्लाह बाउतो।